जादुई दो लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर गांव में संध्या अपनी सौतेली माँ बिमला और अपनी सौतेली दो बहनें रिया और प्रिया के साथ रहा करती थी, क्योंकि संध्या की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से संध्या के पिता नीरज ने बिमला से दूसरी शादी कर ली थी ताकि वो संध्या की अच्छे से देखरेख कर सके। लेकिन नीरज को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि बिमला और उसकी दोनों बेटियां मिलकर संध्या के ऊपर कितना अत्याचार करेंगी। नीरज के सामने तो वे लोग संध्या से प्यार करने का दिखावा किया करते थे, क्योंकि नीरज अक्सर काम के सिलसिले से शहर में ही रहा करता था। तभी एक दिन नीरज शहर से गांव वापस आता है तो वो अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। उसी समय बिमला कहती है, अरे वाह, ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और संध्या बेटी का लहंगा तो सबसे सुंदर है। ये लहंगा तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा। हाँ संध्या, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। बिल्कुल सही कहा, संध्या के ऊपर तो हर एक कपड़ा ही सुंदर लगता है। देखो संध्या बेटा, तुम्हारी दोनों बहनें तुमसे कितना प्यार करती हैं और फिर भी तुम हमेशा शिकायत लगाती रहती हो इनकी। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अरे कोई बात नहीं जी, आप रहने दीजिए ये सब। वैसे भी संध्या बेटी ने शायद अभी तक हम लोगों को अपना माना ही नहीं है, इसीलिए तो वो हमारे साथ परायों जैसा बर्ताव करती है। लेकिन फिर भी हम लोग संध्या से बहुत प्यार करते हैं। और इस तरह तीनों माँ बेटी मिलकर नीरज को संध्या के खिलाफ भड़काने लगते हैं, जिसे देखकर संध्या मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये लोग हर बार पिताजी के आने के बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, क्यों हमेशा पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। और मैं चाहकर भी पिताजी को इन लोगों की असलियत नहीं बता सकती हूँ, वरना ये लोग पिताजी को जान से मरवा देंगे। इतना सोचकर संध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन नीरज के जाते ही रिया और प्रिया संध्या के कमरे में आती है और उसका लहंगा उससे लेते हुए कहती है, क्यों री, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे जैसे लहंगा पहनेगी? चल ला इधर दे ये लहंगा, क्योंकि तू इस घर की रानी नहीं बल्कि नौकरानी है, इसलिए नौकरानियों को ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। चल जाए यहाँ से और हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर ला। प्रिया के इतना कहते ही संध्या बेचारी चुपचाप रसोई में चली जाती है और उनके लिए खाना बनाने लगती है। और वहीं वो दोनों बहनें सोफे पर आराम से बैठकर बातें करने लगती है। प्रिया, मुझे लगता है हमें बहुत दिन हो गए इस नौकरानी को सबक सिखाए हुए, इसलिए तो ये दिन ब दिन हवा में उड़ती जा रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा रिया, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं इसे माँ से डांट नहीं पड़वाई है। हाँ ये सही है, वैसे भी तुम्हें पता है ना माँ को गुलाबी वाला लहंगा कितना पसंद है, और अगर उसे कोई हाथ भी लगा दे तो माँ को बहुत गुस्सा आता है। चलो हम लोग अपने काम पर लग जाते हैं। इतना कहकर वे दोनों बहनें अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ की अलमारी से उसका फेवरेट लहंगा निकालकर उसके ऊपर तेल लगा देती है और कहती है, अब आएगा मजा, अब देखना माँ संध्या की बच्ची का क्या हाल करती है। और इस तरह जहाँ वे दोनों बहनें संध्या के खिलाफ प्लानिंग कर रही होती है, वहीं संध्या चुपचाप रसोई में काम कर रही होती है। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है। तभी जब बिमला अपने कमरे में जाती है तो वो अपने बेड पर अपना फेवरेट लहंगा पड़ा हुआ देखती है, जिस पर तेल का दाग लगा हुआ होता है। ये देखकर बिमला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए संध्या को बुलाती है, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में आ, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर संध्या घबराते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? संध्या के इतना कहते ही बिमला संध्या को खींचते हुए रसोई में ले जाती है और कढ़ाई का गर्मा गर्म तेल संध्या के हाथ पे गिरा देती है, जिसकी वजह से संध्या का हाथ बुरी तरीके से जल जाता है। बिमला उसे ऐसे दर्द से तड़पता देखकर कहती है, अब पता चला दर्द किसे कहते हैं। यही दर्द मुझे भी हो रहा है क्योंकि तूने मेरे फेवरेट लहंगे के ऊपर तेल का दाग लगा दिया है। पर माँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया,
और मुझे तो पता भी नहीं है आप किस लहंगे की बात कर रही हो। प्लीज माँ, मेरा यकीन करिए, मैं तो सुबह से आपके कमरे में गई भी नहीं हूँ। इस तरह संध्या को दर्द में तड़पता देखकर दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों बहनों को इस तरह हंसता देखकर संध्या सब समझ जाती है। इसलिए विमला के वहाँ से जाने के बाद संध्या उनसे कहती है, आखिर तुम दोनों को मेरे साथ ऐसा करके क्या मिलता है? क्यों तुम दोनों हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो मेरी बहन होकर भी मेरे साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार करती हो। फिर भी मैं तुम दोनों को अपनी बहन की तरह मानती हूँ और तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। पहली बात तो ये कि हम तुम्हारी बहन नहीं हैं, और रही बात तुम्हें परेशान करने की, तो तुम्हें इस तरह परेशान देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, तुम यहाँ हमसे सवाल जवाब करना छोड़ो और ये लो सब्जी की लिस्ट। बाजार जाकर सब्जियाँ ले आओ, वरना माँ तुम्हारी फिर से क्लास लगा देंगी। उन दोनों बहनों के इतना कहते ही संध्या बेचारी चुपचाप बाजार से सब्जियां लेने चली जाती है और अपने जले हुए हाथ को देखकर मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ, हम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आपको पता है ना, मुझे यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन तो हमेशा मुझ पर अत्याचार करती है। और आज तो मेरी सौतेली माँ ने मेरा पूरा हाथ जला दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, लेकिन मैं फिर भी अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती। काश माँ, अगर आज आप मेरे पास होती, मुझे ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। संध्या इतने कहते हुए जब जंगल के रास्ते अपने घर जा रही होती है, उसी समय उसको एक आवाज सुनाई देती है, प्लीज कोई है? कोई तो हमारी मदद करो, हमें इस कुएं से बाहर निकालो, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, कोई मेरी मदद करो प्लीज। संध्या ये आवाज सुनकर फटाफट से जंगल के बीचों बीच बने हुए उस कुएं के पास जाती है और देखती है कि कुएं के अंदर तो सोने और चांदी के 2 लहंगे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे इस कुएं में तो बस ये 2 लहंगे ही पड़े हैं, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? क्योंकि इस कुएं में तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। चलो मैं इन लहंगों को ही बाहर निकाल लेती हूँ, शायद किसी का गिर गया होगा। इतना कहकर संध्या जैसे ही उन दोनों सोने और चांदी के लहंगे को बाहर निकालती है, वैसे ही सोने और चांदी के लहंगे में से एक आवाज आती है, सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की। तुम्हें नहीं पता कि हम कितने सालों से इस कुएं के अंदर कैद हैं, पर किसी को भी आज तक हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हर किसी के अंदर छल और कपट भरा हुआ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक लहंगा कैसे बोल सकता है? अरे वो इसलिए क्योंकि हम परीलोक की रानी चंद्रिका की बेटियां हैं, सोनिया और चांदनी। हमें कुछ साल पहले एक जादूगरनी ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से हम दोनों सोने और चांदी के लहंगे में बदलकर इस कुएं में कैद हो गए थे। इसलिए तुम उस जादूगरनी से हमारे लिए लाल कमल ले आओगी तो हम लोग फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। तो बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि दर्द में रहना क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इतना कहकर संध्या पहाड़ी की ओर जाती है, जहां वो जादूगरनी चुपचाप बैठकर अपने मंत्रों का ध्यान कर रही होती है। उसी का फायदा उठाकर संध्या चुपचाप से उसके बगल में रखा हुआ लाल कमल उठा लेती है और वहां से चुपचाप बाहर आ जाती है। और वो लाल कमल ले जाकर जैसे ही उन दोनों लहंगे के ऊपर रखती है, वैसे ही वो दोनों लहंगे वापस से अपने परी रूप में आ जाते हैं और संध्या से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, हमें उस जादूगरनी के श्राप से आजाद करवाने के लिए। तुम्हारी वजह से हम फिर से जादुई सोने और चांदी के लहंगे से वापस परी में बदल पाए हैं। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और इसके बदले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये लो, ये हमारा ही बनाया हुआ जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे हैं। अब इसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत कर पाओगी। इतना कहकर वो परियां संध्या को जादुई सोने और चांदी के लहंगे देकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद संध्या वो जादुई सोने और चांदी के लहंगे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई लहंगों की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम
से कर लिया करती थी। अब उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक दिन उन तीनों को उस जादुई लहंगे के बारे में पता चलता है, तो वो तीनों संध्या के कमरे में जाती है और बिमला संध्या को थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्यों रे, इतने दिन से तू इन जादुई लहंगों की वजह से हम सबको बेवकूफ बना रही थी, और तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया, और तूने हम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं लगने दिया। चल अब हट यहाँ से, अब ये लहंगे आज से हमारे हुए। इन लहंगों की मदद से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। इतना कहकर बिमला जैसे ही उन लहंगों को हाथ लगाती है, वैसे ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से बिमला पूरी तरीके से पागल हो जाती है। और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो दोनों बहनें भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और संध्या से अपने किए की माफी मांगने लगती है। उसी बीच वहाँ पर नीरज आ जाता है और वह उन सबकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद नीरज उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। रूप क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? रूपा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी। रूपा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं सोनम के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रूप, तू क्यों जाती है उसके घर खेलने के लिए? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर रूप जोर से हंसने लगी। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? वे मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है तो जाओ, लेकिन अपने बाबूजी के आने से पहले आ जाना। रूपा और सोनम दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ रूपा बहुत गरीब घर से थी, तो सोनम गांव की जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन सोनम स्कूल आई और रूपा से बोली, रूप, मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? सोनम, तो मत जा, कोई बहाना बना दे। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि तुम मुझे भूलेगी तो नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। सोनम के माता पिता उसे स्कूल पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। रूपा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। रूपा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है। उधर सोनम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। एक दिन सोनम अपनी माँ से मिलने घर आती है। सोनम शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ रोकती है और कहती है, सोनम, रूपा के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। पता चला उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। लेकिन फिर भी सोनम रूपा से मिलने पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाने पर रूपा दरवाज़ा खोलती है। सोनम रूपा को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो लगता है ये कोई और ही है, लेकिन फिर से देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है। उसकी शक्ल बदली बदली से लग रही थी। गाल पर काला काला दाग हो गया था, रंग भी सांवला पड़ गया था। इधर रूप भी सोनम को देखकर हैरान हो गई थी। शहर जाकर तो उसके रंग ढंग बदल गए थे, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। रूपा भी उसे एकदम से देखी जा रही थी। उसे देखते हुए सोनम ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहेगी या यहीं खड़ी रखेगी? हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? सोनम ने अंदर जाकर देखा तो एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पर पास कुछ दवाइयाँ रखी थी। सोनम को देखकर उसकी माँ लीलावती उठने की कोशिश की, तभी सोनम ने रोका। अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। आपकी तबीयत खराब है, रूप से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी रूप एक गिलास पानी लेकर आई। कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। थोड़ा खाना पीना खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? आज ही आई हूँ और कल वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुमसे मिलने आऊँ। सुना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। बेटी, यही पास के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शहर में नौकरी करता है। रोज सुबह बाइक से शहर जाता है, शाम तक घर लौट आता है। उम्र बस थोड़ी सी ज्यादा है। उसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब इसकी शादी हो जाए तो सब चिंता मिट जाएगी। लेकिन इससे पूछूं
तो कहती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझाओ। सोनम रूप को बाहर ले जाती है। क्या बात है रूप, तुझे लड़का पसंद नहीं है? नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कर आए और कोई बात नहीं है, पर माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो बात तो ठीक है, लेकिन रूप शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, अब वो ठीक नहीं होगी, उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज का। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, तू भी कुछ नहीं बताना। फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर ले, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट में पड़ी है, तेरी शादी करने के चक्कर में ही प्राण अटके हुए हैं। नहीं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ शहर से। यह कहकर सोनम रूप को एक सुंदर सी साड़ी देती है। इसकी क्या जरूरत थी? रूपा, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी रहूं, गांव में या शहर में, शादी करने के बाद भी तेरे ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं समझना, सीधा मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। रूपा कुछ बोल ना सकी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, अब चाय भी पिलाएगी कि ऐसे ही रोती रहेगी? चाय पिला दे। रूपा हंसते हुए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद रूपा और सोनम चाय पीने लगी। सोनम शहर आकर अपने कामों में लग गई। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोनम गांव आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो भी डॉक्टर है और मेरी अस्पताल में नौकरी करता है। यह तो ठीक है बेटा, पर मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम इसे एक दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। सोनम बहुत खुश होती है। वह समीर को सारी बातें बता देती है और आने के लिए कहती है। समीर अपने पिता के साथ उसके घर पहुँच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। सोनम रूप से मिलने गाँव आती है। सोनम रूप से मिलती है। रूपा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। सोनम, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। रूपा, एक दिन टाइम निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ दे। तू तो जानती है मेरा इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं है। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद उससे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ दिन में सोनम की शादी हो जाती है। सोनम अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। सोनम समीर के साथ बहुत खुश रहने लगती है। सोनम एक दिन गांव जाती है, पर जल्दबाजी में रूपा से नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके पति समीर के पास टाइम नहीं होता है। एक दिन सोनम घर पर ही थी, तभी उसे रूप की बहुत याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा वह दबा नहीं पाती है, तो उसने समीर को फोन करती है। मैं 2 दिन के लिए गाँव जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, रूप। वो बेचारी शादी में भी नहीं आ सकी, उसी से मिलने जाना है। चलो हम कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। समीर उसकी बात से सहमत हो जाता है। रूपा से मिलने की उत्साह में सोनम जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करके दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक सोनम को देखकर उसकी माँ पूछती है, सोनम, अचानक तुम घर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रूप को देखने का मन कर रहा था। शादी में भी वो नहीं गई थी। शादी के बाद एक बार भी रूप से नहीं मिली। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर सोनम की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटी जो उससे मिलने आ गई। उसकी आखिरी सांसें चल रही है। उसकी माँ भी इस दुनिया में अब नहीं रही। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। वो बिल्कुल अकेली हो गई। ऊपर से उसके ताऊ ने उसके 15 दिन बाद ही शादी पक्की कर दी। यह सुनकर सोनम को बहुत गहरा धक्का लगा। वह जल्दी घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार कर रूपा के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके घर के सामने दरी बिछी हुई थी और दरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सोनम रूपा को ढूंढते हुए घर के अंदर चली गई। बरामदे में रूपा गांव के कुछ औरतों के साथ बैठी थी। सोनम को देखकर रूपा की तो जैसे चीख ही निकल आई। सोनम के भी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोनम, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई।
सोनम किसी तरह उसको पकड़कर उसके कमरे में ले गई और उसे समझाने लगी। रूपा, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ शहर में, तुझे वहीं अपनी हॉस्पिटल में नौकरी लगा दूंगी और फिर तू वहीं रहना मेरे साथ। फिर सोनम रूपा को लेकर अपने शहर चली जाती है और वहीं एक अस्पताल में नर्स की नौकरी लगा देती है। कुछ दिन नर्स का काम करते करते उसे एक लड़का सौरभ से प्यार हो जाता है और वह एक दिन अपनी सहेली को लेकर उसके बारे में बात करती है। सोनम, मुझे एक लड़का से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। सच में तुझे एक लड़का से प्यार हो गया? अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, इसी पल को देखने के लिए। फिर देर किस बात की, चलो हम बात करते हैं। फिर सोनम और समीर मिलकर रूपा की शादी सौरभ से करवा देती है। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।